हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के झारखंड अपडेट के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और दोस्तों यह अभ्यास प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 23 मई, ऑप्शन सी 24 मई अथवा ऑप्शन डी 25 मई। दोस्तों यूएन ने विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को मनाने का निर्णय लिया है। यानी अब प्रति वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस यानी वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में यूएन द्वारा घोषित किया गया है। और लीबिया के स्थायी प्रतिनिधि ताहिर एम अल सोनी ने एक प्रस्ताव पेश किया था और जिसे 193 सदस्यीय महासभा ने 7 मई 2024 को पारित कर दिया। और जिसके बाद से अब प्रति वर्ष अब 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस यानी वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाया जाएगा। फुटबॉल के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसे फुटबॉल और सॉकर के नाम से जानते हैं, जबकि हिंदी में इसे पाद कंदूक भी कहते हैं। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है जिसमें लगभग 4 अरब प्रशंसक इससे जुड़े रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे पहली बार आधुनिक तरीके से इसे इंग्लैंड में 19वीं सदी में के मध्य में खेला गया था और आधुनिक फुटबॉल का जनक इंग्लैंड को माना जाता है। और इसकी सर्वोच्च जो कंट्रोलिंग बॉडी है, सुप्रीम कंट्रोलिंग बॉडी, जो पूरे विश्व के फुटबॉल को कंट्रोल करती है, उसका आयोजन करती है, उसका नाम है फीफा, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जो विश्व कप भी आयोजित करता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को जो हाल के दिनों में घटित हुए हैं। प्रश्न है दोस्तों पहला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 के विजेता कौन है? इसका उत्तर है जेनी एर्पेनबेक, जो कि एक जर्मन लेखिका है, 57 वर्ष की हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार जेनी एर्पेनबेक को देने की घोषणा 21 मई 2024 को लंदन में की गई थी। और जो कृति है, जो बुक है, जिसके लिए जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक को यह पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह पुस्तक है कैरोस। और यह जर्मन भाषा में लिखा गया पुस्तक है और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है माइकल हॉफमैन के द्वारा। आपको बता दें कि पुरस्कार राशि के तौर पर कैरोस के लेखिका जेनी एर्पेनबेक को $50,000 और अमेरिकी डॉलर में बात करें तो 64,000 अमेरिकी डॉलर की राशि से सम्मानित किया गया, जिसे जेनी एर्पेनबेक और इसके अलावा जो इस पुस्तक के कैरोस के ट्रांसलेटर हैं माइकल हॉफमैन, इन दोनों के बीच में बांटा जाएगा। यानी ये राशि को दोनों शेयर करेंगी। आपको बता दें कि माइकल हॉफमैन यह पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि कैरोस, जो कि जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के अंतिम दिनों पर आधारित एक कहानी है, जो बर्लिन की दीवार गिरने के पहले की है। आपको बता दें कि 19 वर्ष की युवती और एक विवाहित पुरुष के बीच जटिल प्रेम कहानी पर आधारित है। यह फिल्म जो 1980 दशक में पूर्वी बर्लिन में घटित हुआ था। आपको बता दें कि जेनी एर्पेनबेक की जो अन्य कृतियाँ हैं जिनके लिए वह जानी जाती है, वो 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, द एंड ऑफ डेज एंड गो वेंट गो। ये 2 अन्य पुस्तकें हैं जो जेनी एर्पेनबेक के द्वारा लिखी गई हैं पूर्व में। आइए अब देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को। दोस्तों आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, किस पर्वतारोही ने एक ही सीज़न में माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से की चोटियों पर चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है दोस्तों सत्यदीप गुप्ता। आपको बता दें कि सत्यदीप गुप्ता, जो कि एक भारतीय पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर हैं, 2 बार एक ही सीज़न में उन्होंने
माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौर पर चढ़ाई की। आपको बता दें कि दुनिया के जो अन्य 4 प्रमुख जो टॉप समिट है, ऊंचे पर्वत है, वो हैं माउंट एवरेस्ट जो नेपाल और चीन के बीच है, जिसकी सर्वोच्च शिखर है वो 8,849 मीटर है, यानी अगर फीट में बात करें तो 29,032 फीट। दोस्तों, जब भी मीटर को फीट में बदलना हो तो आप इसे 3.28 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 मीटर में 3.28 के बराबर 28 फीट लगभग होता है, और इसे आसानी से आप मीटर से फीट में बदल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो K2 गाडविन ऑस्टिन है, जो कि भारत में ही है, वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा तीसरा सर्वोच्च शिखर है वो कंचनजंगा है, भारत और नेपाल के बीच स्थित है। चौथा माउंट लाहौर से है जो नेपाल और चीन के बीच है, और यह दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है, यानी 27,940 फीट। जैसा कि दोस्तों आपने बताया कि आपको मैंने बताया कि 1 मीटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.28084 फीट होता है, यानी आप 3.28 को याद रख के इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं फीट में। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, और आज का तीसरा नंबर प्रश्न है शक्तिशाली साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान रेमल किस समुद्र में बना था। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में मई के अंतिम दिनों में, यानी मई के अंतिम सप्ताह में ये आया था बंगाल की खाड़ी में, और यह चक्रवात का नाम था रेमल। यह नाम रेमल ओमान के द्वारा दिया गया था, और यह एक अरबी शब्द है रेमल, जिसका अर्थ होता है रेत। और पिछले वर्ष यानी 2023 में जो प्रमुख तूफान आया था हिंद महासागर में, वो था मिचोंग। आपको बता दें कि रेमल से पहले दिसंबर 2023 में मिचोंग आया था, जो नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया था, और एक म्यांमारी शब्द है, यानी कह सकते हैं कि मियामी शब्द है, और इसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। और म्यांमार की जो भाषा है मियामी, इसी भाषा में इसे हम ताकत या लचीलापन कहते हैं, मिचोंग को। इसके अलावा 2023 जून में विपरजॉय नामक एक साइक्लोन आया था, और यह नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था, और यह एक बंगाली नया नाम है, और इसका अर्थ होता है आपदा। आपको बता दें कि 1977 के बाद सबसे अधिक समय तक सक्रिय रहने वाला यह चक्रवात था, और विपरजॉय लगभग 13 से 14 दिनों तक सक्रिय रहा था। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि हिंद महासागर के जो तूफान हैं उसके नामकरण की भी एक प्रक्रिया है। अगर हिंद महासागर के आसपास के देशों की बात करें तो 13 देश मिलकर तूफानों के नाम रखते हैं, और यह 13 देश हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। और यह 13 देश मिलकर एक लिस्ट तैयार करते हैं, जिसे आने वाले तूफान के बारे में एक एक कर उन लिस्ट में से नाम रखा जाता है तूफान का। जैसे ही चक्रवात इन देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, और सूची में मौजूद अलग जो नाम होता है इस चक्रवात को दे दिया जाता है, और किसी भी चक्रवात का नाम दोहराया नहीं जाता है। आपको बता दें कि तूफान का नाम रखने की जो व्यवस्था है UN के निर्देश पर होती है। प्रश्न नंबर 4 है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशों में रखे भारतीय स्वर्ण भंडार में से 100 टन सोना किस देश से वापस भारत में मंगवा लिया है। उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन। आपको बता दें कि ब्रिटेन का जो बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहाँ से भारत ने 100 टन सोना वापस मंगा लिया है, यानी लगभग 1 लाख केजी सोना। आपको बता दें कि भारत के पास गोल्ड रिजर्व की अगर बात करें तो RBI के अनुसार 2023-24 के अंत तक RBI के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। इसमें से 100 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत वापस मंगा लिया गया है। और गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत की बात करें तो दोस्तों गोल्ड रिजर्व के मामले में
विश्व में भारत का 9वां स्थान है और टॉप पे इस लिस्ट में अमेरिका है। वहीं गोल्ड रिजर्व करने के मामले में अव्वल देश की बात करें तो फोर्ब्स इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार गोल्ड रिजर्व करने के मामले में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और अमेरिका के पास वर्तमान में गोल्ड रिजर्व 8,133.46 टन है। इसके अलावा कुछ टॉप जो 5 कंट्रीज़ हैं जिनके पास गोल्ड रिजर्व हैं वह हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है 8,133.46 टन। दूसरे स्थान पर है जर्मनी 3,352.65 टन, इटली 2,451.84 टन और फ्रांस 2,436.88 टन और रूस 2,332.74 टन और 9वां स्थान पर भारत है गोल्ड रिजर्व के मामले में। प्रश्न नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है दोस्तों, हाल ही में राकेश रंजन को एसएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 27 मई 2024 को एसएससी चेयरमैन पद की नियुक्ति हुई है और यह है राकेश रंजन। ये 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मणिपुर कैडर के अधिकारी हैं। इससे पहले वे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में विशेष सचिव के तौर पर कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 6 है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम में पहली बार दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? इसका उत्तर है आर प्रज्ञानंदा, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। आर प्रज्ञानंदा ने 29 मई 2024 को नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम में मैग्नस कार्लसन को हराया। आपको बता दें कि कार्लसन पर यह उनकी पहली जीत है और मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी हैं वर्तमान में। दोस्तों, क्लासिकल चेस क्या होता है इसके बारे में आपको बता दें कि चेस अलग अलग तरीके से खेला जाता है और क्लासिकल चेस में धीमी गति से चेस खेला जाता है और खिलाड़ी खेलते समय कितना भी समय इसके लिए ले सकता है। इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं होता है। एक खिलाड़ी 1 घंटा तक का समय ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आर प्रज्ञानंदा, जो कि जिनका पूरा नाम रमेश बाबू प्रज्ञानंदा है, 18 वर्ष के हैं मात्र, ग्रैंड मास्टर हैं और 10 अगस्त 2005 में चेन्नई में उनका जन्म हुआ था और भारतीय शतरंज खिलाड़ी वी रमेश बाबू के छोटे भाई हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रति वर्ष भारत में 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और 25वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। इसलिए 30 मई को प्रति वर्ष गोवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत का एक राज्य है जो पश्चिमी तट पर बसा हुआ है और महाराष्ट्र से लगा हुआ यह राज्य है। 450 वर्षों से अधिक समय तक गोवा पुर्तगाली उपनिवेश यानी पुर्तगीज़ कॉलोनी के रूप में था और 1961 में भारत ने इसे आज़ाद कराया और दमन और दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 30 मई 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारतीय संघ में 25वें राज्य के रूप में इसे शामिल कर लिया गया और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है और यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता के द्वारा इसे मुक्त कराया गया था। इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा दोस्तों, जो कि एक भारतीय राज्य है, राजधानी है इसका पणजी, जनसंख्या है 14 लाख करीब। मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं पीए श्रीधरन पिल्लई। भाषा वहाँ कोंकणी बोली जाती है। इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं वो महाराष्ट्र हैं और कर्नाटक। 8वां नंबर प्रश्न है, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लड़ाकू विमान Su-30 MKI से रुद्रम
2 मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है। यह किस तरह का मिसाइल है? आपको बता दें कि यह हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है और DRDO ने 29 मई 2024 को ओडिशा के तट से Su-30 MKI जेट से रुद्र M2 का सफल परीक्षण किया था। आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में बता दें कि दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को नष्ट करने की क्षमता इस एंटी रेडिएशन मिसाइल में है। इसके अलावा आपको रुद्रा M2 के बारे में बता दें कि रुद्रा M2 मिसाइल को दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और अन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स का पता लगाने, इसके अलावा उन पर नज़र रखने और उन्हें बेअसर करने के लिए तैयार किया गया है। और रुद्रा M2 एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। इसकी जो रेंज है वह 350 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से दुश्मन के रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार के सिग्नल को पकड़ने की भी क्षमता इस रुद्रा M2 में है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में रुद्रम 1 का फाइनल परीक्षण किया गया था और इसके अलावा अब रुद्रम 3 भी निर्माणाधीन है, जो आने वाले समय में जिसका परीक्षण किया जाएगा। वहीं DRDO के बारे में बता दें, जिसे दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जानते हैं, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत और इसका मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली में है। और भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में DRDO की बड़ी भूमिका रही है और रक्षा अनुसंधान से संबंधित, डिफेंस से संबंधित रिसर्च करना और उसे डेवलप करना DRDO का प्रमुख कार्य है। प्रश्न नंबर 9 है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की नई महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? आपको बता दें कि डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को WOAH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। आपको बता दें कि डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन फ्रांस के हैं और 2024 से 29 के लिए वे कार्य करेंगे डायरेक्टर जनरल के रूप में, यानी उनका कार्यकाल 2024 से 29 के बीच का होगा। 28 मई 2024 को पेरिस में आयोजित किया गया था 28 मई 2024 को पेरिस में आयोजित प्रतिनिधियों की विश्व सभा में इस पद के लिए उन्हें चुना गया है। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी WOAH की बात करें तो 1924 में 25 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और भारत भी इसका एक सदस्य है और कुल सदस्यों की संख्या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की है 183 वर्तमान में। प्रश्न नंबर 10 है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का नया प्रबंध निदेशक MD और CEO किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है दोस्तों P संतोष। मई 2024 में वह 3 साल के कार्यकाल के लिए NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के MD और CEO बनाए गए हैं, यानी उनका कार्यकाल कुल 3 वर्षों का होगा और P संतोष इससे पहले कार्यवाहक CEO के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? इसका उत्तर है भारत की मेजर राधिका सेन। आपको बता दें कि राधिका सेन भारतीय सेना की मेजर है और कांगो में UN मिशन में मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक सेवा दे चुकी है और इस मिशन में शांति सैनिक के रूप में वह कार्य कर रही थी और उन्होंने स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं और लड़कियों को इस दौरान काफ़ी मदद की थी, जिनके लिए उन्हें UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि इन प्रयासों के लिए UN ने राधिका सेन को इस पुरस्कार के लिए चुना और पुरस्कार 30 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर उन्हें दिया गया और सम्मान पाने वाली वह दूसरी महिला हैं। इससे पहले 2019 में मेजर सुमन गवानी को भी सम्मानित किया जा चुका है इस अवार्ड से और मेजर सुमन गवानी दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ वह काम कर चुकी हैं।
इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वर्तमान में हैं एंटोनियो गुटेरस, और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज हैं वर्तमान में। वहीं मेजर राधिका सेन की बात करें तो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और बायोटेक इंजीनियरिंग में स्नातक हैं, और इसके बाद भारतीय सेना में वह शामिल हो गई थी। और कांगो की बात करें जहां मेजर राधिका सेन ने महिलाओं के लिए कार्य किया है, इसकी राजधानी है किनशासा, और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में फेलिक्स त्शेसिकेदी, और प्रधानमंत्री हैं समा लुरकोंडे, और वर्तमान में वहां की जो मुद्रा है वह है कांगोलेस फ्रैंक। आइए दोस्तों अब देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को, और यह प्रश्न है श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसे पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर है श्री श्री रविशंकर, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्हें सेंथिल थोंडानम, जो कि श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर हैं, उन्होंने श्री श्री रविशंकर को डाक टिकट भेंट किया है, और यह टिकट उस समुदाय के लिए मान्यता प्राप्त करने का एक तरीका है जिसे दशकों तक उपेक्षित किया गया है। इससे पहले भारत ने भी दिसंबर 2023 में दिल्ली में श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। वहीं श्रीलंका के बारे में बता दें, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, राजधानी है श्री विजयवर्धनापुरे कोट्टे, जो कि नई राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, और यह विधायी राजधानी है। और इसके अलावा पूर्व राजधानी के रूप में कोलंबो को जाना जाता है, और यह कार्यकारी और न्यायिक राजधानी माना जाता है। यानी श्रीलंका की 2 राजधानी है। अब जो नई राजधानी के रूप में जाना जाता है वो श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, और पुराने राजधानी के रूप में कोलंबो को जाना जाता है। जबकि विधायी राजधानी के तौर पर श्रीलंका श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी के रूप में कोलंबो को जाना जाता है। वहीं वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में दिनेश गुणवर्धन है, और श्रीलंकाई रुपया वहाँ की मुद्रा है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने जिन्होंने मई 2024 में अंतरिक्ष की यात्रा की। ऑप्शन ए एड ड्वाइट, ऑप्शन बी सिल्वेन चिरोन, और ऑप्शन सी गोपी बुश, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये था आज का अभ्यास प्रश्न, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में देकर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।